आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीआर के बारे में, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि डीआरएबीसी प्रोसेस यानी कि क्या होता है, सीपीआर के 4 आवर्स यानी कि क्या होता है, और एडल्ट को हम कैसे सीपीआर दे सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी कि सीपीआर का मतलब क्या होता है। कार्डियो यानी कि हार्ट, पल्मोनरी यानी कि लंग्स, रिससिटेट यानी कि रिवाइव। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब ये होता है कि हार्ट और लंग्स को पुनर्जीवित करना। सीपीआर एक ऐसी टेक्निक है कि जो इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती है जब किसी पर्सन का हार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी कि उसके जो हार्ट बीट्स है वो रुक जाते हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उस टाइम में उसे सीपीआर देना बहुत ही जरूरी होता है। ये एक इमरजेंसी टेक्निक है। पेशेंट्स असेसमेंट, आपको किस तरह से पेशेंट को असेस करना चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। अगर आपने देख लिया कि कोई जो पर्सन से वो कोलैप्स हो गया है, नीचे गिर गया है, तो उस टाइम में आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप सीपीआर देते हो तो आपको डीआरएबीसी ये क्या प्रोसेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसे याद रखना चाहिए। तो उस वक्त आपको काम रहना है, एकदम शांत रहना है और उसके बाद उसके डीआरएबीसी को चेक करना है। आइए जानते हैं कि डीआरएबीसी होता क्या है। तो सबसे पहले डी है, डी फॉर डेंजर, आर फॉर है रिस्पॉन्स, ए फॉर है एयरवे, बी फॉर है ब्रीथिंग और सी फॉर है कॉल एन एम्बुलेंस। तो आइए इसे संक्षिप्त में देखते हैं। डेंजर यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी पेशेंट को किसी या कैजुअलिटी को हैंडल कर रहे हैं तो आप किसी डेंजर में नहीं है या फिर कैजुअलिटी किसी डेंजर में नहीं है। आपको खुद से क्वेश्चंस करना है कि ये जो कैजुअलिटी है वो कैसे, क्या कोलैप्स हो गई, वहां पर कोई हजार्ड था क्या, और जिस तरह से मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ उसमें कोई रिस्क है क्या। मतलब जैसे कि आप देख सकते हो कि डेंजर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मूविंग व्हीकल्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई या फिर स्मोक और फायर। ये आपको डेंजर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। आप उसकी तभी मदद करें जब आपको लगे कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है आर, आर यानी कि रिस्पॉन्स। सबसे पहले आपको देखना है कि कैजुअलिटी रिस्पॉन्स कर रहा है क्या। अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो फिर आपको ट्राई करना है कि कैजुअलिटी उठ सकता है कि नहीं उठ सकता है। अगर मान लो कैजुअलिटी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आपको उसके हेड को हल्के से दबाना है और जोर से उसके कानों में चिल्लाना है और शोल्डर पर हाथ से मार कर उसे उठाने की कोशिश करना है। और मान लो उसके बाद भी अगर वो कुछ भी रिस्पॉन्स अगर नहीं देता, इसका मतलब कैजुअलिटी जो है वो अनकॉन्शियस है। तो इस पॉइंट में जब कैजुअलिटी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और वो अनकॉन्शियस है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर मान लो कि कैजुअलिटी जो है वो खड़ी नहीं हो पा रही है और वो अनकॉन्शियस है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। उस वक्त आपको कैजुअलिटी के ऊपर ध्यान देना है और उसके ऊपर अटेंशन देना है। उस वक्त आप हेल्प के लिए आसपास के लोगों को भी शाउट करके बुला सकते हैं। जहां तक हो सके कैजुअलिटी को आपको छोड़ना नहीं है। फिर देखते हैं कि ए यानी कि एयरवे। एयरवे क्या है, तो एयरवे एक ट्यूब है जिससे क्या होता है कि एयर पास होती है अपने माउथ से, अपने नोज से, अपने लंग्स तक। जब कैजुअलिटी अनकॉन्शियस होता है उस वक्त उनका जो टंग है वो ऐसे बैकवर्ड पोजीशन में जो है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयरवे के लिए रास्ता नहीं मिलता और वहां पर ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ट्यूब है इसमें सांस लेने में आपको ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, दिक्कत होने लगती है और उसी की वजह से कैजुअलिटी को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है या फिर वो ब्रीथ नहीं कर पाता। जब आपको किसी इंसान की एयरवे जो ब्लॉकेज है उसको ओपन करना है तो सबसे पहले आपका जो हाथ है वो उसके फोरहेड के ऊपर आपको रखना है। उसके बाद उसका जो हेड है वो ऐसे बैक पोजीशंस में लेके जाना है। फिर आपको अपने 2 फिंगर के सहारे से उसके जो चिन का पार्ट है उसे हल्के से लिफ्ट करना है। इसी प्रोसेस को हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट कहते हैं। बी फॉर ब्रीथिंग। सबसे पहले आपके जो हैंड्स है वो जो पर्सन है, वो जो कैजुअलिटी है उसके हेड के ऊपर और उसके चिन के ऊपर रखना है। फिर आपके जो चिक्स है उसके माउथ के नजदीक लाना है और उसकी चेस्ट की तरफ ध्यान देना है। इस कंडीशन में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अच्छी तरह से देखना है, फिर आपने उसे सुनना है कि कोई भी सांस ले रहा है क्या, या फिर उसकी धड़कन जो है या फिर उसकी हार्ट बीट्स है कुछ पंपिंग कर रही है क्या। फिर आपको महसूस करना है उसकी रेगुलर ब्रीथिंग को।
फिर आपको 10 सेकंड के लिए उसकी रेगुलर ब्रीथिंग को चेक करना है, अच्छे से देखना है, सुनना है और महसूस करना है। अगर मान लो उसके नॉर्मल ब्रीथिंग 10 सेकंड जब आप मान लो उसको देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, सुन रहे हो, अगर नॉर्मल ब्रीथिंग जैसा अगर नहीं लग रहा है तो वो इरेगुलर ब्रीथिंग है, जिसे हम कंसीडर करते हैं कि ये नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं है। उस वक्त आपको पॉइंट सी पर जाना है, यानी कि कॉल एन एम्बुलेंस। जब आपको पता चल गया कि कैजुअलिटी जो है, जो नॉर्मल सांस नहीं ले पा रहा है, उसे ब्रीथिंग लेने में दिक्कत हो रही है, उसी वक्त आपने इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करके इमीडिएटली बुलाना है। या फिर मान लो आपके नजदीक कोई खड़ा है तो आपकी हेल्प के लिए वो भी एम्बुलेंस को कॉल कर सकता है। जब भी आप एम्बुलेंस के ऑपरेटर को कॉल करते हो तो आपको ये बताना है कि जो कैजुअलिटी है वो अनकॉन्शियस है, जो सांस नहीं ले पा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि एडल्ट को कैसे सीपीआर हम दे सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो भी पर्सन अनकॉन्शियस है उसको आपको नीचे में लेटाना है और उस पर्सन के चेस्ट के सेंटर में आपको आपके जो दोनों हैंड्स है वो ऐसे प्लेस करके रखने हैं और आपके दोनों जो फिंगर्स है उसको आपको इंटरलॉक करना है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। फिंगर को इंटरलॉक करने के बाद आपको उसको पुश डाउन करना है, वो भी कम से कम 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक। और आपको ये इंश्योर करना है कि हर एक कॉम्प्रेशन के बाद आप फुल्ली उसको रिलीज कर रहे हो। ऐसे आपको पुश डाउन यानी कि जो कॉम्प्रेशन है वो 30 टाइम्स तक करना है, जिसका रेट रहेगा 100 या फिर 120 कॉम्प्रेशंस पर मिनट। इसका मतलब ये है कि आपको 30 दफा जो है चेस्ट का कॉम्प्रेशन करते रहना है। इस 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन के बाद आपको 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग देना है। इसमें आपको क्या करना है कि जो कैजुअलिटी है उसका जो हेड है ये आपको थोड़ा पीछे में बैकवर्ड की तरफ ऐसे टील करना है और उसका जो चिन है उसको भी आपको लिफ्ट करना है और फिर उसके बाद उसका जो नोज है उसको आपको पिंच करना है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको माउथ टू माउथ जो है ब्रीथिंग देना है और ब्रीथिंग देते समय आपको ध्यान में रखना है कि वो सील होना चाहिए, यानी कि जो भी आप ब्रीथिंग दे रहे हो वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए और ऐसा आपको 1 सेकंड में करना है। फिर उसके बाद जो है आपको ये जो कंटिन्यू साइकिल है ये करते रहना है, यानी कि 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन करना है और उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग देते रहना है जब तक वहां पर हेल्प जो है वो अराइव नहीं होती है तब तक। तो इस प्रकार जो है आप एडल्ट को सीपीआर दे सकते हो। सीपीआर के टोटल 4 आवर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। तो फर्स्ट आवर है रिस्क। हमारी जिंदगी में कब हमें क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, कब हमें हार्ट प्रॉब्लम आए या फिर स्ट्रोक प्रॉब्लम आए, कभी ये डेवलप हो हम कुछ कह नहीं सकते, यानी कि रिस्क के बारे में हमें परिचित होना है। दूसरा है रिकॉग्नाइज। हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ इमरजेंसी हो रही है, उसके कुछ साइंस जो है वो हमें जानने हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि मेडिकल इमरजेंसी जो है वो होने वाली है, तो हमें उसे रिकॉग्नाइज करना है। थर्ड वन है रिएक्ट। जब मान लो सच में इमरजेंसी अगर हो जाए तो आपने क्या रिएक्ट करना चाहिए। और लास्ट में है रिससिटेट, यानी कि पुनर्जीवित। फिर आपको पता होना चाहिए कि सीपीआर को कैसे देते हैं और कैसे क्या, अगर किसी को अगर मान लो चोकिंग हुआ है यानी कि ब्लॉकेज हुई है, सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो उसे कैसे हेल्प करनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वन हमने देखा कि रिस्क फैक्टर, उसके क्या रिस्क फैक्टर है, फिर हमें पहचानना है कि उसके साइंस क्या है, मेडिकल इमरजेंसी जो है वो होने वाली है। थर्ड में हमने देखा कि मेडिकल इमरजेंसी अगर होती है तो उसमें आपने क्या रिएक्ट करना चाहिए। और लास्ट में हमने देखा रिसिटेड, यानी कि उस कंडीशन में आपने कैसे सीपीआर देना चाहिए और किसी के अगर मान लो चोकिंग हुआ है यानी कि ब्लॉकेज हुआ है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस वक्त आपने उसको कैसे हेल्प करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सीपीआर के बारे में पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।